नमस्कार। बस्तर वार्ता के स्पेशल सीरीज अधिकारी टॉक में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। इन दिनों स्टूडेंट्स में अधिकारी बनने का क्रेज काफ़ी तेज़ी से बढ़ा हुआ है। आज हमारे साथ मौजूद हैं यूपीएससी एवं एसएससी एग्ज़ाम क्रैक करके अधिकारी बने ऋषभ देवांगन सर। खास बात ये कि ये बस्तर संभाग के नारायणपुर ज़िले से आते हैं। वर्तमान में असिस्टेंट कमांडेंट सीआईएसएफ के पद पे पदस्थ हैं। इन्होंने यूपीएससी का एग्ज़ाम क्रैक करके इस पोस्ट को प्राप्त किया है। यूपीएससी एग्ज़ाम के बारे में कहा जाता है कि भारत ही नहीं पूरे विश्व का टफेस्ट एग्ज़ाम में इसकी गिनती की जाती है। हम सर से इस इंटरव्यू में जानेंगे कि इस एग्ज़ाम की सर ने कैसे तैयारी की, क्या अप्रोच होना चाहिए इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। आइए सीधे बात करते हैं। सर, सबसे पहले आपका बस्तर वार्ता में स्वागत है। थैंक यू सर, सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन हमारे दर्शकों को दीजिए। मेरा नाम ऋषभ देवांगन है और मैं सोनपुर रोड पाठक चौक नारायणपुर का स्थायी निवासी हूं और अभी सहायक समादेष्टा यानी कि असिस्टेंट कमांडेंट के रूप में इसरो भोपाल में पदस्थ हूं। मैं 2017 से असिस्टेंट कमांडेंट के रूप में कार्य कर रहा हूं। बेसिकली मूलतः मेरा जो एजुकेशन है वो यहीं पे स्कूलों में हुआ है। उसके बाद मैंने कॉलेज ग्रेजुएशन दुर्ग से किया था और उसके बाद जो है 2008 में जब मैं कॉलेज से निकला, उसके बाद मैं रामकृष्ण मिशन आश्रम विवेकानंद विद्यापीठ नारायणपुर में भी 2.5 साल के लिए अध्यापन का कार्य मैंने किया है। और उसी दौरान मैं साथ में तैयारी भी किया करता था और तैयारी करने के बाद उसके बाद मैंने एसएससी क्लियर करने के बाद दिल्ली मेट्रो में लगभग 5.5 से 6 साल तक मैंने सेवा की वहाँ पर। और उसी दौरान मैंने तैयारी अपना जो तैयारी था, मेहनत जो मुझे करना था वो मैं तैयारी करता रहा और 2017 में फिर मैंने यूपीएससी के द्वारा आयोजित एग्ज़ाम को क्रैक किया और उसमें सहायक समादेष्टा के रूप में मेरा चयन हुआ। ट्रेनिंग के बाद मैं एनएमडीसी बैलाडीला में पदस्थ हुआ जहाँ पर मैं 3.5 साल रहा और वर्तमान में मैं पिछले 6 महीने से एमसीएफ इसरो भोपाल में कार्यरत हूँ। एज अ यूनिट कमांडर मैं वहाँ पर काम कर रहा हूँ और ये मेरा एक छोटा सा एक इंट्रो है। सर, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या रहा है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं नारायणपुर का ही निवासी हूँ, तो जनरली हमारे बस्तर रीजन से लोग नौकरी में बहुत कम जाते हैं और केंद्रीय स्तर पे तो और भी बहुत कम संख्या है। तो मेरा कोई फैमिली बैकग्राउंड में ऐसे कोई सरकारी सेवा में नहीं थे और मैं ही पहला सरकारी सेवक हूँ जो अपने परिवार से आता हूँ। और सर, जैसे आपने बताया कि आपने 2.5 साल टीचिंग भी किया, उसके बाद एसएससी में भी 5-6 साल नौकरी किया, उसके बाद असिस्टेंट कमांडेंट में आए। सर, टीचर के बाद कैसे ख्याल आया कि और भी एग्ज़ाम्स की तैयारी करना चाहिए और उसके बाद एसएससी में जॉब, प्रेस्टिजियस जॉब पाने के बाद भी आपने अपनी तैयारी को जारी रखा। जॉब करते करते सर कैसे मैनेज किया? एक्चुअल में जब 2008 में मैं कॉलेज से निकला तो मैंने काफ़ी मेहनत किया। कॉलेज में मैंने पढ़ाई की और शुरू से अप्रोच ऐसा था कि मैं एक श्रेष्ठ या उच्च लक्ष्य को बनाऊं और उसको फिर प्राप्त करूं। तो मेहनत मेरी निरंतर चलते रहती है, अभी भी निरंतर चलते रहती है। तो जैसा 2008 में पास आउट होने के बाद मैं तुरंत मुझे जो है नौकरी मिल गई वहाँ पर शिक्षक के रूप में और 2.5 साल मैंने वहाँ पे लगभग काम किया। तो उस दौरान मैंने देखा कि मेरे क्षेत्र की बहुत सारी समस्याएँ हैं। यहाँ पर बहुत पिछड़ा इलाका है, आदिवासियों के जीवन स्तर को कैसे ऊपर उठाया जाए, या फिर हमारे आसपास जो है बहुत सारी बुराइयाँ है, समाज में भ्रांतियाँ है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो भी एक मोटिवेशन का सोर्स है। और दूसरा, जो पढ़ाई हुई है वो तो आपको अपने आप मोटिवेट करेगी कि आप एक उच्च पद को प्राप्त करें। बचपन से लोग सुनते हैं तहसीलदार अच्छा होता है, फिर पटवारी भी होता है, कोई डिप्टी कलेक्टर बनते हैं, कोई कलेक्टर बनते हैं, कोई एसपी बनते हैं और भी बहुत सारे पद हम अपने आसपास सुनते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको प्रेरित करती है कि आप अपनी क्षमता के अनुसार कोई भी एक परीक्षा को पास करें और फिर एक अधिकारी के रूप में चयनित हों। तो ये जो मेरा प्रयास था, मेरी जो मेहनत थी वो लगातार जारी थी और एक विद्यार्थी के रूप में यही एक उसका सफल होने का एक कसौटी है कि आप अपनी तैयारी को, अपना मेहनत जो है आप निरंतर करते रहें। और इसी प्रकार से मेरा जो है अभी तक मेरा जो मेहनत है वो जारी है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनके मन में ये बात आती है कि हम कब से इस
कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करें या पीएससी, यूपीएससी, एसएससी की तैयारी करें, स्कूली टाइम से ही या ग्रेजुएशन के बाद या ग्रेजुएशन के समय से ही? ये बात एकदम सत्य है कि एक शिक्षा जो होता है उसका स्तर कैसा हो या फिर आप कैसे कब कौन सा स्टेप लें। तो जैसा कि हम स्कूल के बारे में हम बताते हैं, स्कूल में एक विद्यार्थी का, अगर विद्यार्थी 12 साल स्कूल में होता है तो उसका पहला कर्तव्य यही है कि वो अपना पूरा टाइम, पूरी मेहनत जो है अपनी पढ़ाई में, शिक्षा में दे, जिससे एक मजबूत बुनियाद बने। मैंने देखा, मैंने पाया, मैंने बहुत सारी परीक्षाएं दी, मैंने एसएससी दिया, सीजीएल दिया, मैंने पीएससी, यूपीएससी जो भी मैंने दिया, उसमें मैंने देखा कि जो क्वेश्चंस होते थे, जो हमको लिखना होता था, वो इन्हीं स्कूल वाले जो हमने पढ़ा है उसी को ही रिपीट किया जाता था, वही क्वेश्चन आते थे जो हमने पढ़ा है। और साथ ही साथ क्या है कि जैसे 12वीं होने के बाद आप निश्चित तौर पर आप जब तक स्नातक नहीं होते तब तक एक आपको अधिकारी वाला पोस्ट नहीं मिलता, क्योंकि 10वीं 12वीं स्तर पे आपको तृतीय या चतुर्थ श्रेणी का पोस्ट ही मिलेगा। तो स्नातक करने के बाद और स्नातक करने के दौरान ही आपको माइंडसेट आपका बना हुआ होना चाहिए कि मैं 3 साल मेहनत करने के बाद मुझे ये सीजीपीएससी करना है या मुझे यूपीएससी करना है, मुझे एसएससी करना है, और इसके लिए मेरे पास क्या रिसोर्स है ना, और क्या मैं इसको पढ़ सकता हूँ, क्या मुझे कोचिंग अटेंड करनी चाहिए। ये सारा एक प्लानिंग का हिस्सा होता है। और कोई भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको कंसिस्टेंसी चाहिए और उस लक्ष्य के प्रति आपका समर्पण चाहिए। और ये समझना ज़रूरी होगा यहाँ पर कि आप 3-4 साल की मेहनत अगर आप कर लेते हैं तो आपका जो बाकी का 50-60 साल का जो जीवन है वो एक बहुत अच्छे स्तर का होगा। और इसके लिए हम सबको मेहनत करनी चाहिए, जो कि यंग एज में ही करनी पड़ती है। आप 18 से 20, 22, 24, 25 तक आप जितनी अच्छी से मेहनत करेंगे उतना आपके बाकी का जो लाइफ है वो उतना ही आसान और उतना ही मज़ेदार बनेगा। सर, जैसे एग्ज़ाम्स की तैयारी की बात आती है तो कोचिंग्स, लोगों के मन में एक बात आती है कि कोचिंग करना चाहिए या सेल्फ स्टडी में भी हम कर सकते हैं या नहीं। आपने क्या कोचिंग किया था या सेल्फ स्टडी से तैयारी की? कोचिंग को लेकर मेरा जो दृष्टिकोण है वो ये है कि अगर आपके पास समय है, आपके पास रिसोर्स है, आर्थिक रूप से अगर आप मजबूत हो तो निश्चित तौर पर आप जो है कोचिंग को जाइए, क्योंकि उससे आपका जो है निरंतरता जो आती है आपके अध्ययन में वो बहुत आपको काम आती है। पर अगर आप कहीं जॉब में हैं, जैसा कि मेरे साथ हुआ कि मैं ऑलरेडी जॉब में था, मैं स्कूल कॉलेज से निकलने के बाद लगातार ही जॉब में रहा और तो साथ में मैं तैयारी भी करता रहा। तो यहाँ पर मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर आपको कोई अधिकारी या फिर कोई भी कर्मचारी बनना है तो वो जो योग्यता होती है वो आपके अंदर होती है, और जो परीक्षा होता है या फिर वो इंटरव्यू या जहाँ पे भी आप कोई एग्ज़ाम को क्रॉस करते हैं वो सिर्फ एक थक्का लगता है। जो आपका जो विश्वास है उस पर एक थक्का है कि हाँ आप अधिकारी के रूप में काम कर रहे हैं। तो जो एक अधिकारी में जो गुण होता है, अच्छा कम्युनिकेशन होता है, पेशेंस होता है, लीडरशिप होता है, ये सारी चीज़ें आपको पहले से लानी पड़ती है। ये कोई आप अचानक से ले आएँ या फिर एकदम एग्ज़ाम में जाके आप दिखाएं कि मैं बहुत अच्छा लीडर हूँ, ये तो पॉसिबल है ही नहीं। तो ये आपके जब आप स्कूल में होते हैं, जब आप कॉलेज में होते हैं और जब आप तैयारी करते हैं, जब आप सीरियस होते हैं लाइफ में, निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलती है। और ये आपके व्यक्तित्व का हिस्सा होना चाहिए। जो भी मैंने आपको बताया कि एक अधिकारी में अच्छा नेतृत्व क्षमता हो, अच्छा डिसीजन मेकिंग उसकी अच्छी हो और कम्युनिकेशन स्किल उसकी अच्छी हो, तो ये बहुत ज़रूरी है कि ये परीक्षा देने के पहले उसके अंदर हो। और जब कोई परीक्षा होगा तो फिर वो उस परीक्षा को बहुत आसानी से कर पाएगा। और ये बात एकदम निश्चित है कि अधिकारी बनने के बाद आपको इन्हीं गुणों की आवश्यकता होती है। आपके अंदर धैर्य होना चाहिए। अगर आपके अंदर धैर्य ही नहीं है तो फिर आप अच्छे अधिकारी नहीं बन पाएंगे। अधिकारी आप ज़रूर बन जाएंगे, लेकिन एक अधिकारी बनना और एक अच्छा अधिकारी बनना दोनों में थोड़ा सा अंतर है। तो इसलिए कोचिंग, अगर आपके पास समय है, आपके पास रिसोर्स, सारी चीज़ें हैं, तो आप निश्चित तौर पर कर सकते हैं। उससे आपको निश्चित तौर पर सहायता मिलती है। बट अगर आप कोचिंग नहीं भी करते हैं तो आप मेहनत करते हैं तो निश्चित तौर पर आप मुझे देख सकते हैं, या बहुत से लोग हैं बिना कोचिंग के ही तैयारी किए अच्छे से एग्ज़ाम को क्रैक कर लेते हैं। सर, आपने लगातार जॉब में रहते हुए एग्ज़ाम्स क्रैक किए, वो भी सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम। टाइम मैनेजमेंट कैसे करते थे, क्योंकि जॉब में भी 6 से 8 घंटे टाइम देना पड़ता है, तो समय प्रबंधन आप कैसे किया करते थे? मैंने बहुत से इंटरव्यू दिए, हमेशा मैं बातें करते रहता हूँ लोगों से और अपने विद्यार्थियों से भी मैं बातें करते रहता हूँ, और ये क्वेश्चन हमेशा आता है। मैं पिछले हफ्ते अपने कॉलेज में था, तब भी मुझे ये क्वेश्चन किया गया कि समय प्रबंधन आप कैसे करते हैं। मेरा व्यक्तिगत मानना है और मैं इसे फॉलो भी करता हूँ कि
एक विद्यार्थी के जीवन में समय का जो मूल्य है, विद्यार्थी क्या किसी भी व्यक्ति के जीवन में समय का बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो आप ये देखिए कि मैं व्यक्तिगत रूप से मैं स्वयं रात में मैं 10:30 11 उसके बाद मैं जागता नहीं हूँ, और सुबह मैं 5:30 6 बजे, ये मेरी दिनचर्या है। आज भी अगर आप कहेंगे मैं सुबह 5 बजे उठ गया था, और फिर मैं छोटा मोटा एक्सरसाइज या जो भी करके जो एनर्जी सुबह होती है वो कभी नहीं होती। तो मैंने हमेशा ये विश्वास है मेरा कि मैं रात में अच्छे से पढ़ाई नहीं कर सकता, या रात में चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा याद नहीं होती, मुझे सुबह ही होती है। तो सुबह के समय मैंने काफ़ी मेहनत किया, और मैंने ये भी पाया कि अगर आप सुबह जल्दी उठ जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो होती है दिन भर, उसको आप आसानी से मैनेज कर सकते हैं। आप समय पे स्कूल पहुंच जाएंगे, या आप समय पे अपने जॉब में पहुंच जाएंगे, समय से आप नाश्ता कर लेंगे। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि आप समय पर जागें और समय पर सोएं, और आपका शारीरिक रूप से, आप मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से मजबूत रहेंगे, है ना। और उसके बाद जैसा कि आज जो हमारे समय में नहीं था, वो आज है सोशल मीडिया। एक मोबाइल आपका दोस्त भी बन सकता है और आपका दुश्मन भी बन सकता है, आपको परेशान भी कर सकता है। तो अगर आपने इन सोशल मीडिया में आप देखेंगे कि कई लोग इस सोशल मीडिया को हथियार की तरह यूज़ करते हैं, मतलब अपने फ़ायदे की तरह भी यूज़ करते हैं और दूसरों को नुकसान के लिए भी करते हैं। और अगर आप बेवजह बहुत सारा टाइम आप सोशल मीडिया में देते हैं तो वो आपका समय पूरा नष्ट कर देगा। आप एक ग्रुप बनाइए, ग्रुप में ऐसे दोस्तों को रखिए या ऐसे लोगों से मिलिए जो आपको मोटिवेट कर सके, जो आपके श्रम में किसी न किसी तरीके से आपको सहायता कर सकें। तो फिर आपका समय प्रबंधन अपने आप ठीक हो जाएगा। आप दोस्तों के साथ गॉसिप या फिर बेवजह चर्चा करते हुए आप अपना समय वेस्ट नहीं करेंगे। तो ये सारी चीज़ें मैंने विद्यार्थी जीवन में ये मैंने अपनाए, ताकि अपने आप जो है मेरा समय जो है सही तरीके से यूज़ हो। मैंने इवन हर चीज़ें फिक्स की कि मुझे कपड़े किस दिन धोने हैं, मुझे बाल किस दिन कटाने हैं। तो ये एक उस समय जब मैं विद्यार्थी के रूप में अध्ययन पे था, तो उस समय मैं इस चीज़ को बहुत फॉलो करता था, और ये चीज़ें अभी भी है, और ये अब जीवन का ये हिस्सा बन जाती है। तो इसीलिए मुझे याद नहीं है कि मैं कब 8 बजे तक सोया था या 7 बजे तक, मुझे याद नहीं है आज कि मैं 7 बजे तक कब सोया था। जनरली मैं सुबह 5:30 6 बजे और ज़्यादा से ज़्यादा 6:30 बजे उठ ही जाता हूँ। और शाम को भी रात में भी सोने का टाइम जो है मेरा वही 10 साढ़े 10 11 बजे है। भोजन भी मैं टाइम पर ले लेता हूँ, 7 साढ़े 7 मैक्सिमम 8 बजे तक हम भोजन ले लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है एक विद्यार्थी में ये चीज़ें होनी चाहिए कि टाइम पे खाना, टाइम पे उठना, टाइम पे सोना, टाइम पे चीज़ों को करना, लक्ष्य बनाना, उस लक्ष्य को समय पर प्राप्त करना। और अगर आप समय पर लक्ष्य प्राप्त नहीं भी कर सकते तो आपको अपना मैक्सिमम देना है, आप अपना सर्वश्रेष्ठ दे सके किसी भी चीज़ के लिए। तो मेरा मानना है कि अगर कोई व्यक्ति अपना सर्वश्रेष्ठ देता है, मन से मेहनत करता है, तो उसको सफलता ज़रूर मिलती है। सर, चाहे मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं, चाहे अन्य राज्यों की बात करूं, तो वहाँ पे स्टेट पीएससी होते हैं, व्यापम्स होते हैं, और पूरे भारत देश के लिए सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम होते हैं, जैसे एसएससी हो गए, यूपीएससी हो गए। तो आपने एसएससी भी क्रैक किया है और यूपीएससी भी क्रैक किया है, तो इस एग्ज़ाम्स के बारे में थोड़ी जागरूकता का अभाव है। तो किस टाइप से एग्ज़ाम्स हैं, किस टाइप के पोस्ट निकलते हैं, क्या कुछ अप्रोच होना चाहिए इस एग्ज़ाम्स को लेके, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे। देखिए, मैंने एसएससी और यूपीएससी ही नहीं दिया, मैंने व्यापम भी दिया, मैंने सीजीपीएससी भी दिया, मैंने मेंस भी लिखा है सीजीपीएससी का, और व्यापम में भी मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम क्रैक किए हैं। और एसएससी में जब मैं एग्ज़ाम क्रैक किया, उसके बाद फिर मैंने यूपीएससी की तैयारी की, तो मैंने बहुत सारे बोर्ड्स के एग्ज़ाम दिए भी हैं और कुछ मैंने उसमें क्रैक भी किए हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि एसएससी जो एक है स्टाफ सर्विस कमीशन, वो केंद्रीय सरकार के अधीन जितने भी मंत्रालय हो या फिर कोई पैरामिलिट्री फोर्सेस हो या जो भी उनके विभाग हो, उसके कर्मचारियों के चयन के लिए एसएससी परीक्षा आयोजित करती है। जैसा कि और सीजीपीएससी में ये होता है कि या तो अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो या तो आपका सीजीपीएससी से एग्ज़ाम होगा या फिर व्यापम के थ्रू होगा। तो जो छत्तीसगढ़ सरकार के जो विभाग हैं उनमें नौकरी पाने के लिए आपको या तो फिर सीजीपीएससी देना पड़ेगा या फिर व्यापम को देना पड़ेगा। तो अगर आप छत्तीसगढ़ में रहकर, जैसे अगर हो सकता है कि आप अपने माता पिता के इकलौते पुत्र हों या आपको बाहर जाना थोड़ा मुश्किल हो, घर में कुछ समस्याएँ हों, तो आप छत्तीसगढ़ का इस तरह का आप तैयारी कर सकते हैं। और मैंने भी तैयारी की, मैंने भी सीजीपीएससी के लिए, व्यापम के लिए मैंने शुरू से बहुत सारे एग्ज़ाम दिए, और भी तो रेलवे के भी मैंने एग्ज़ाम दिए।
तो एग्ज़ाम तो बहुत सारे होते हैं और उसमें आप असफल भी होते हैं, और असफल होना ही एक आपका टर्निंग पॉइंट बनता है। जैसा मेरा खुद का मानना है कि मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम लिखे, मैंने देखा कि यार मेरा नंबर कम आ रहा है या मुझे और मेहनत करने की आवश्यकता है, तो वो आपको मोटिवेट करता है कि आप असफल हो रहे हैं, तो फिर आपको भूख और आपकी बढ़ती है कि मुझे सफल होना है। तो अलग अलग एग्ज़ाम हैं। आप एसएससी की तैयारी, ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम होता है, जैसा कि मैंने बताया आपको, केंद्रीय सरकार के जो भी मंत्रालय है, विभाग है, जो भी है, उनके कर्मचारियों के लिए ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम होता है, वो पूरे ऑल इंडिया लेवल पे होता है। और यूपीएससी तो आप जानते ही हैं कि एक स्नातक स्तरीय एग्ज़ाम वो भी आयोजित करता है, जिसमें जो क्लास ए ऑफिसर्स हैं उनकी नियुक्ति यूपीएससी के द्वारा की जाती है। आप सीजीपीएससी की भी तैयारी कर सकते हैं, व्यापम की भी तैयारी कर सकते हैं। आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी अगर आप अधिकारी बनना चाहते हैं। सर, इतने सारे बोर्ड हैं, जैसे सीजीपीएससी हो गए, यूपीएससी हो गए, एसएससी हो गया, व्यापम हो गया, तो क्या किसी एक बोर्ड को टारगेट करके एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी चाहिए? कैसे टाइप से करना चाहिए? मेरा मानना है कि देखिए, अगर सबसे पहले आप क्या चाहते हैं, आप लाइफ में क्या चाहते हैं और क्या बनना चाहते हैं। अगर आपको किसी एक पद के प्रति जो है आपकी इच्छा तीव्र है, तो आप उस बोर्ड को, जैसे कि अगर आपको डिप्टी कलेक्टर ही बनना है, आपको प्रशासन में जाना है, तो आप सीजीपीएससी की ही तैयारी कीजिए। और मेरा मानना है कि अगर आप अच्छे से मेहनत करते हैं, 2-3 साल जो भी आप मेहनत करते हैं, तो आप अच्छा एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में आपका चयन हो सकता है। और अगर आप सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं, आप छत्तीसगढ़ पुलिस में सेवा देना चाहते हैं, तो आप व्यापम की तैयारी करेंगे। तो अलग अलग बोर्ड अलग अलग करती है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या बनना चाहते हो, है ना। ये एकदम आपका व्यक्तिगत फैसला है कि आप बनना क्या चाहते हो। आप आईएएस आईपीएस बनना चाहते हो, तो निश्चित तौर पर आपको जो है उसी प्रकार से तैयारी करनी पड़ेगी। आपको अपना बेस मजबूत करना पड़ेगा और आपको बहुत सारा मेहनत करना पड़ेगा। तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन से एग्ज़ाम में बैठना चाहते हो। आईबीपीएस है, रेलवे है, बहुत सारी चीज़ें हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अलग अलग विभाग भी अपनी अपनी अलग अलग, अगर आपके पास कोई टेक्निकल डिग्री है तो फिर आप जो है टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन के आधार पे अलग अलग जो है वॉक इन इंटरव्यू जो होता है उसके थ्रू भी आप जा सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। आपने बताया कि आप इससे पहले भी 2 और जॉब में रहे। अपने संघर्ष के दिनों के बारे में अगर शॉर्ट में बताना चाहें, आपको कितनी असफलताएं मिली प्रिपरेशन के दौरान? देखिए, जैसे मैंने ग्रेजुएट जब मैं हो गया, तो मेरा ग्रेजुएशन जो है वो दुर्ग के साइंस कॉलेज से हुआ। 3 साल मैंने अपने जो है मामा जी के यहाँ पे रहकर मैंने पढ़ाई किया, और उस दौरान ही मुझे पता था कि मुझे कोई ना कोई एग्ज़ाम तुरंत जो है तैयारी करनी है, और मुझे जो है अपने पैरों पे खड़ा होना है, और मुझे जल्द से जल्द जो है कोई भी एक सरकारी सेवा या फिर कोई भी एक नौकरी जो है मुझे बहुत आवश्यक है। तो फिर मैंने क्या किया कि जैसे ही मैं वापस नारायणपुर आया, तो मैंने देखा कि भाई यहाँ पर जो है विवेकानंद विद्यापीठ में उस समय वैकेंसी थी टीचर के रूप में, और मैंने इंटरव्यू दिया और तुरंत ही मेरा सिलेक्शन हो गया। और फिर जब मैंने वहाँ पे टीचिंग किया, उसी दौरान मैंने साथ में जो है मैंने अपनी तैयारी भी जारी रखी। तो फिर मुझे पता चला कि इतनी सारी एग्ज़ाम्स होते हैं, सीजीपीएससी और यूपीएससी, एसएससी, ये सारे एग्ज़ाम्स होते हैं। तो मैं भी इन एग्ज़ाम्स को लेकर, जैसे कि मैंने 2008 में सीजीपीएससी दिया था, वो मेरा फर्स्ट था। उसी साल मैं ग्रेजुएट हुआ और फिर मैंने सीजीपीएससी का एग्ज़ाम दिया, और जिसमें मेरा चयन नहीं हुआ। इवन मतलब प्रारंभिक परीक्षा को भी मैं क्रैक नहीं कर पाया। तो मुझे उस समय पता चला कि यार देखिए कितना कंपटीशन है, कितना मेहनत आपको करना पड़ेगा। कि हम जो है छत्तीसगढ़ में भी देखिए, अगर आप देखेंगे तो मेनली जो है बहुत कम, मतलब बस्तर रीजन से स्टूडेंट है वो काफ़ी कम संख्या में होते हैं। और वही जो है समस्याएं बहुत सारी होती है कि कोचिंग संस्थान यहाँ पर नहीं थे, उस समय भी नहीं थे, और अभी जगदलपुर में एक आध खुल गए हैं। तो ये एक, उसके बाद सीजीपीएससी देने के बाद फिर मैंने एसएससी दिया। तो एसएससी में 2009 में मैंने एग्ज़ाम दिया था, जिसका रिज़ल्ट और ये सब चीज़ें प्रक्रियाएं होने में 2010 तक हो गया। तो फिर मेरा सिलेक्शन हो गया। 2010 में सिलेक्शन होने के बाद भी फिर मैंने ग्रेजुएट लेवल सीजीएल का जो एग्ज़ाम होता है वो भी मैंने दिया साथ में, जिसमें मैं कई बार प्री में हो गया, और साथ में मैंने फिर रेलवे का एग्ज़ाम भी दिया।
रेलवे में जो अप्रेंटिस है और कमर्शियल ऑफिसर बहुत सारे पोस्ट हैं, उसमें भी IBPS का भी एग्ज़ाम दिया मैंने। तो मैंने रेलवे का भी जो है प्रारंभिक परीक्षा क्रैक करके फिर सेकंड में गया। तो कुछ ऐसी चीज़ें हुई कि इसमें आपको चयन करना होता है कि आप कौन सी नौकरी में एकदम मतलब जाना चाहते हैं। बट परीक्षा आप देते हैं तो आपको एक एक्सपीरियंस होता है, अनुभव, कि कौन से प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। जब आप अध्ययन करते हैं तो आपको वो पता होना चाहिए कि यार उसमें उस एग्ज़ाम में इस तरीके से क्वेश्चन आया था, तो आप उसको फिर उस तरीके से पढ़ते हैं और उस तरीके से सहेजते हैं। आपके मस्तिष्क में वो बातें रहती है ताकि आप एग्ज़ाम को अच्छे से क्लियर कर सकें। तो ऐसा नहीं है कि सारी परीक्षाएं मैं एकदम तुरंत ही मैंने क्लियर कर ली है। धीरे धीरे होता गया और धीरे धीरे मैंने तैयारी जारी रखी और फिर धीरे धीरे मैं यहाँ तक पहुँच गया। सर, जो रूरल बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट्स होते हैं काफ़ी टैलेंटेड भी होते हैं कुछ, लेकिन उनके मन में एक भाव होता है कि मैं शहरी बच्चों से कैसे कॉम्पीट कर पाऊंगा, मैं तो रूरल क्षेत्र में मेरी स्टडीज़ हुई है, मैं उन बच्चों को कैसे कम्पीट करूंगा। तो उन बच्चों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत जो है वो गाँव का देश है, ठीक है। हमारी आज भी बहुत सी जनसंख्या कृषि पर आधारित है और गाँव में निवास करती है। तो जो ये मानना कि भाई गांव के या फिर पिछड़े क्षेत्र के लोग जो है उतना मेहनत नहीं कर पाते, ये चीज़ बिल्कुल भी गलत है। आप देखेंगे कि बहुत से लोग जो है वो काफ़ी रूरल बैकग्राउंड से आकर भी जो है आसानी से परीक्षा को क्रैक कर लेते हैं और अपने आप को मतलब वो हर क्षेत्र में साबित करते हैं। तो ज़रूरत होती है यहाँ पे कि उनको अच्छे रिसोर्स मिल जाएँ, अच्छा गाइडेंस मिल जाए। मैं स्वयं भी कई बार मैं ग्रामीण क्षेत्रों में या फिर अपने अगर छुट्टी में आया हूँ तो स्कूलों में जाकर, कॉलेज में जाकर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं अपने कॉलेज में जाकर लोगों को मैंने बताया कि आप किस प्रकार से तैयारी करें। चाहे आप शहर के हो, चाहे आप गांव के हो, इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। आपको अपना माइंडसेट बदलना पड़ेगा। आप अपने आप को फील कीजिए कि आप अधिकारी हैं। एग्ज़ाम तो आप बाद में क्रैक करेंगे, आप पहले फील करिए कि आप अधिकारी हैं। आप उस तरीके से सोचिए कि जैसा एक अधिकारी सोचता है, वो क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए। तो गांव के लोग भी और बहुत ग्रामीण क्षेत्रों से भी बहुत अच्छे स्टूडेंट निकलते हैं और उनमें भी काफ़ी अच्छा पोटेंशियल होता है और वो भी आसानी से एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। ज़रूरत है कि अपने ऊपर विश्वास करने की, ज़रूरत है कि एक घर से बाहर निकलने की। अगर आप गांव में ही रहते हैं तो गांव में सारी सुविधाएं नहीं होती है, आपको शहर की तरफ मुड़ना ही पड़ेगा या थोड़ा बाहर निकलना पड़ेगा, अपने कंफर्ट जोन से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। तो सिर्फ उसकी ज़रूरत है, अदरवाइज़ आप लगभग आप बराबरी पे हैं। सोशल मीडिया के इस दौर में और कोरोना के बाद, आफ्टर कोविड और बिफोर कोविड, काफ़ी चेंजेस आए हैं। आजकल बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट जो हैं ऑनलाइन कोर्सेज दे रहे हैं। तो जो बच्चा है वो दिल्ली नहीं जा सकता, वो बस्तर से भी प्रिपरेशन कर सकता है इस एग्ज़ाम्स की। इससे कितना बेनिफिट मिलेगा ख़ास तौर पे बस्तर जैसे इलाकों के बच्चों को जो दिल्ली नहीं जा सकते, बिलासपुर नहीं जा सकते? आप देखेंगे कि कोविड के समय या फिर कोविड के बाद जो भी कोचिंग संस्थान है या फिर विद्यार्थी भी स्वयं, ये बात क्लियर हो गई कि आप बिना उस जगह पर जाए या बिना आप फिज़िकली किसी कोचिंग को अटेंड किए भी आप वर्चुअली या फिर आप जो मतलब ऑनलाइन मोड पे आप जो है तैयारी या अध्यापन कर सकते हैं। क्योंकि लगभग 1.5-2 साल का जो भी वो समय था, जिस समय बिल्कुल एकदम फिज़िकल कांटेक्ट और इस तरीके से जो बंद था, तो आप देखेंगे कि उस समय भी सारी चीज़ें हुई, नौकरियां निकली, ट्रेनिंग हुआ और लोगों ने नौकरियां ज्वाइन की। तो मेरा मानना है कि जिस तरीके से भी अवेलेबल हो, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, आपको अपना बेस्ट करना है। अगर आप दिल्ली नहीं जा सकते हैं और दिल्ली की कोई कोचिंग संस्थान आपको ऑनलाइन घर पर ही मिल जाती है, तो ये इससे अच्छी बात आपके लिए क्या हो सकती है। आप कम खर्च पे जो है आप अपनी तैयारी कर सकते हैं और निश्चित तौर पर जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं या फिर एफर्ट नहीं कर सकते इतना खर्चा, वो निश्चित तौर पर ऑनलाइन मोड पे भी तैयारी कर सकते हैं। सर, आपने ग्रेजुएशन के बाद टीचर की भी जॉब की, उसके बाद एसएससी में अधिकारी रहे, उसके बाद यूपीएससी क्रैक करके अधिकारी बने। अधिकारी बनने के बाद आपके जीवन में क्या बदलाव आया? कितने बेनिफिट मिलते हैं? सामाजिक पद प्रतिष्ठा तो मिलती ही है, क्या बदलाव आया आपके जीवन में? देखिए, अधिकारी या फिर किसी नौकरी में आने के बाद, पद पर आने के बाद निश्चित तौर पर आपको उस पद के जो पर्क हैं या फिर जो उस पद का जो चीज़ें हैं वो आपको मिलती हैं। लेकिन साथ में एक जिम्मेदारी भी आती है कि आप उस पद की गरिमा को बनाए रखें। तो साथ में आपको कुछ एक सीमा भी निर्धारित करनी होती है कि आपकी क्या सीमा है, आप उस सीमा में रहकर आप काम करें, है ना।
आपको भ्रष्टाचार नहीं करना है, आपको सोशल मीडिया में बिल्कुल भी आपको निगेटिव बातें नहीं करनी है, बहुत सी सारी चीज़ें हैं। तो ये एक लिमिटेशन होती है एक अधिकारी के तौर पर। बाकी आपको अच्छा घर मिलेगा, सरकारी घर मिलेगा, आपको गाड़ियाँ मिलेगी, या फिर आपको जो सहायता मिलेगा वो सारी चीज़ें आपको मिलती है, वो इसके फ़ायदे हैं। साथ में आप सरकारी सेवा में जब आप आ जाते हैं तो सरकार के द्वारा जो दी जाने वाली जो सुविधा है, आपको आपके परिवार को जो है एक तरीके से जो चिकित्सीय लाभ आप लेते हैं वो आप ले पाते हैं। आपको एलटीसी मिलती है, आपको अच्छा छुट्टियाँ आपको मिलती है जहाँ पर आप घूम कर आ सकते हैं, ये सारी चीज़ें मिलती है, ये सभी के लिए बराबर है। बट यही चीज़ें हैं कि आपको जो चीज़ें सुविधाएं या जो भी पर्क आपको सरकार के द्वारा दिया जाता है, आपको उसके लायक हमेशा बना रहना पड़ता है निश्चित तौर पर। तो पद मिलने के साथ साथ जिम्मेदारी भी मिलती है और एक चैलेंज भी मिलता है कि आप उस पद की गरिमा को हमेशा बनाए रखें। सर, आप असिस्टेंट कमांडेंट में हैं, इसकी ट्रेनिंग्स कैसे होती है सर? चूँकि वर्दी वाला जॉब है, वर्दी वाले जो पोस्ट है उसके बारे में कहा जाता है ट्रेनिंग काफ़ी टफ होती है, तो कैसे रहा ट्रेनिंग, कैसा अनुभव रहा? देखिए, ये बात सही है कि ट्रेनिंग बहुत टफ होता है। आपको सुबह 4 बजे 5 बजे उठने पड़ेंगे और दिन भर आपको शाम को 6-7 बजे तक आपको पूरा फिज़िकली मेंटली पूरे तरीके से आपको प्रशिक्षण दिया जाएगा। लेकिन आपके पूरे नौकरी का सबसे अच्छा समय भी वही ट्रेनिंग होता है, और आपके जो बैचमेट है, जो आपका रूममेट है, वही आपको जीवन भर काम आता है। जीवन भर आप उससे संपर्क बनाए रहते हैं और उन ट्रेनिंग की बातों को आप याद किया करते हैं। तो निश्चित तौर पर ट्रेनिंग एक चुनौती तो है, एक संघर्ष तो है निश्चित तौर पर। जब मैंने बहुत 2 ढाई साल 3 साल की लगभग ट्रेनिंग ही की है अलग अलग सेवाओं में, तो मैंने देखा कि जितने भी दिन मैं उनके साथ रहा वो एक बहुत बढ़िया समय होता है ना। उस समय जिम्मेदारियां नहीं होती, ट्रेनिंग के समय कोई जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन आपका जो संघर्ष है वो चरम पर होता है कि आप शारीरिक रूप से कितना मेहनत करते हैं। जब आप यूनिफॉर्म सेवा में हैं तो वहाँ पे आपको शारीरिक शक्ति, आपकी जो शारीरिक क्षमता है वो आपको दिखानी पड़ेगी। और ये एक आप सोचेंगे कि ये पॉसिबल नहीं है भाई, मैं तो कैसे दौड़ूंगा इतना, या कैसे सुबह उठूंगा, या फिर मुझे इतने भार उठा के कैसे दौड़ना है। तो ये आप दूसरों के साथ रहते हुए अपने आप सीख जाते हैं कि बाजू वाला दौड़ रहा है या वो दौड़ रहा है, वो तो फिर मैं भी कर सकता हूँ। तो प्रशिक्षण कभी भी केवल एक आदमी का नहीं होता, पूरे ग्रुप का होता है, पूरे बैच का होता है, और वहाँ पर आप कोई भी चुनौती को आप आसानी से पार कर सकते हैं। और साथ में जब आप ट्रेनिंग करते हैं तो निश्चित तौर पर वो एक यादगार लम्हा भी बन जाता है, जैसा कि मेरे साथ बना। सर, जो स्टूडेंट है नॉर्मल कॉलेजेस से बीए बीएससी कर रहे हैं, वो यदि इस एग्ज़ाम्स को क्लियर करना चाहें तो कैसे उनका अप्रोच होना चाहिए? देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी एग्ज़ाम को देने के लिए आपको उस एग्ज़ाम के लिए जो योग्यता होती है, जैसे ग्रेजुएशन हो या फिर जो भी 12th पास, ये आपको होना पड़ता है। तो एक सिंपल सा अगर कोई ग्रेजुएशन कर लिया, बीए कर लिया, बीएससी कर लिया, तो उसको पहले से फर्स्ट ईयर से ये पता होना चाहिए कि 3 साल के बाद मैं क्या करूँगा, ताकि इन 3 साल के दौरान जब वो बीएससी कर रहा है, बीए कर रहा है, उसी दौरान ही उसका माइंडसेट और उसकी थोड़ी बहुत पढ़ाई, थोड़ा बहुत मेहनत उसका शुरू हो जाना चाहिए कि मुझे व्यापम देनी है, तो मुझे व्यापम के ये जो इतने सारे सिलेबस है, कोर्स है, ये मैं अभी थोड़ा थोड़ा करता रहूँ। या फिर मुझे जो है अगर सीजीपीएससी की तैयारी करनी है तो यही ग्रेजुएशन के दौरान, ताकि 3 साल ग्रेजुएट होने के बाद मैं फुल फ्लेज उसकी तैयारी, क्योंकि अगर वो रूरल बैकग्राउंड से है या फिर थोड़ा आर्थिक रूप से थोड़े निम्न मतलब बैकग्राउंड से है, तो फिर उसको जैसा ही उसका ग्रेजुएशन हुआ, उसको कोई ना कोई नौकरी करने की आवश्यकता होगी, या फिर उसको कोई पार्ट टाइम जॉब करते हुए फिर उसको अध्यापन करना पड़ेगा। तो इसलिए जो 3 साल ये जो मिलते हैं ग्रेजुएशन करने के लिए, वो निश्चित तौर पर उसमें उसकी तैयारी करते रहनी चाहिए। और जैसा कि मैंने बताया कि कोई भी एग्ज़ाम, उसके वेबसाइट है, वेबसाइट में जाने के बाद आप वहाँ पर जाके एग्ज़ाम देख सकते हैं और उसके सिलेबस देख सकते हैं, और सिलेबस के अनुसार आप मार्केट में सारा चीज़ मटेरियल उपलब्ध है, ऑनलाइन मोड पे, ऑफलाइन मोड पे, सारी जगह पे वो चीज़ें हैं। तो आप धीरे धीरे तैयारी जारी रखिए ताकि आपको आसानी से जो है एग्ज़ाम में आप आसानी से क्रैक कर सकें। सर, यदि मैं यूपीएससी और एसएससी की बात करूं तो इसमें जो प्रोफेशनल डिग्री जैसे आईआईटी, एनआईटी, कुछ डॉक्टर्स भी इस एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करते हैं, तो जो नॉर्मल ग्रेजुएशन किया है, क्या वो उन स्टूडेंट से कम्पीट कर सकता है क्या? देखिए, टेक्निकल डिग्री अगर आपके पास है तो बहुत सारे स्टूडेंट टेक्निकल बैकग्राउंड में चले जाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग जो टेक्निकल डिग्री होने के बावजूद जो यूपीएससी या फिर कोई तैयारी करते हैं, तो वो लोग आईएएस, आईपीएस, सिविल सर्वेंट या फिर बहुत जो भी ऊंचे पद जो हमारे देश में है उसमें जाते हैं जनरली। और जैसा कि आप बताएं कि आईआईटी या
आईआईएम में अगर कोई ग्रेजुएट किया है तो जनरली मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं या फिर यूपीएससी के द्वारा आईएएस आईपीएस ये सब बन जाते हैं। बट फिर भी आप देखेंगे, आप जब किसी भी एग्ज़ाम का आप रेशियो देखेंगे निकाल के, तो आप देखेंगे कि उसमें कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने नॉर्मल तरीके से अपना स्नातक पूरा किया है या बीएससी किया हो या बीए किया हो। तो ये नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं कि टेक्निकल डिग्री वाला है तो वो क्रैक कर जाएगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप मेहनत करेंगे तो आप उसको भी क्रॉस कर सकते हैं। सर, आप रूरल बैकग्राउंड से आप खुद भी रहे हैं, यहाँ उतनी जानकारी उस समय नहीं थी। आपने किनको देख के इस एग्ज़ाम्स की तैयारी की? आपको कैसे मोटिवेशन आया कि मुझे अधिकारी बनना है? देखिए, आप देखेंगे कि आज से 10 साल 12 साल पहले इतना ऑनलाइन या फिर इतने सोशल मीडिया या फिर ऑनलाइन जो बुक्स आजकल अवेलेबल हो जाती है, मटेरियल आजकल अवेलेबल हो, वो चीज़ें नहीं थी और साथ ही इतना लोगों में अवेयरनेस भी नहीं था। तो उस समय जनरली लोग एसपी, कलेक्टर, इन्हीं लोगों की बातें करते थे कि वो एक बहुत अच्छा नौकरी होता है। और आप देखेंगे कि और भी बहुत सारी नौकरियां हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं। तो मैंने देखा कि देखिए, आप पाएंगे, आप महसूस होंगे अगर आपने अच्छे से अध्ययन किया है, आपने अच्छे से पढ़ाई की है, तो भारत जो देश है वो भूतकाल में या कुछ समय पहले आप मान लीजिए कि सोने की चिड़िया कहा जाता था। या फिर आप देखेंगे कि बहुत से लोग, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, भौतिकी, रसायन या फिर चिकित्सा, किसी भी क्षेत्र में हो, बहुत से लोगों ने जो है भारत देश का नाम जो है काफ़ी ऊंचा किया है। या फिर हमारे भारत देश में इतनी मतलब शक्ति थी, इतना जो है इसका जो गौरव था, इतना अतीत जो इसका इतना बढ़िया था, वो आज नहीं है। आज आप देखेंगे कि कहीं काफ़ी पिछड़ापन है, लोग भूख से मर रहे हैं या फिर हिंसा हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें हो रही है। तो क्या ये चीज़ें बदलनी चाहिए? ये आपके ऊपर खुद सवाल है कि आप पढ़े लिखे हैं या आप पढ़ रहे हैं, तो क्या ये चीज़ें होनी चाहिए, है ना? बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो आपको एक मोटिवेट करता है। जैसा कि आप बस्तर के बारे में बात करेंगे, आप बस्तर क्षेत्र में जाएंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों का जीवन स्तर काफ़ी, आप देखेंगे कुपोषण की दर या फिर जो शिक्षा का स्तर है काफ़ी निम्न है। तो क्या आप इनको चेंज करना चाहते हैं या फिर आप जारी रखना चाहते हैं? तो अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो आप निश्चित तौर पर आप चाहेंगे कि आप कोई भी शासन या फिर कोई भी ऊंचे पद में हो, ताकि आप लोगों को मोटिवेट कर सकें। आप ये बता सकें कि आप भी इसी क्षेत्र से आते हैं, लेकिन फिर भी आपने जो है अपने आप को अपग्रेड किया और आप आज एक बहुत अच्छे पद पे हैं। तो आप देखेंगे कि अभी बहुत सारे लोग, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है ग्रामीण बैकग्राउंड या बस्तर रीजन से भी बहुत सारे लोग निकल रहे हैं, एग्ज़ाम में निकल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं चेंज आ रहा है, कहीं ना कहीं आपका थोड़ा सा योगदान है, क्योंकि आपने शिक्षा जो है अच्छी तरीके से प्राप्त की। चाहे आपने सरकारी स्कूल, जैसा कि मैंने सरकारी स्कूल से ही शिक्षा प्राप्त की और मैं आज सरकारी सेवा में ही हूँ, सरकार की सेवा में ही हूँ। तो ये मेरे लिए इससे अच्छा क्या हो सकता है कि मैंने जो है सरकारी स्कूल में पढ़ाई की और उसके बाद जो है मैं आज सरकारी सेवक के रूप में काम कर रहा हूँ। तो मेरे मन में ये चीज़ ज़रूर है कि मुझे अपने देश के लोगों को या अपने क्षेत्र के लोगों को मोटिवेट करना चाहिए कि वो आगे आएँ, देश को आगे ले जाने में अपना योगदान दें, एक अच्छे नागरिक बने। एक जिम्मेदार नागरिक बनना भी आज के युग में एक चुनौती है या एक आवश्यकता है। सर, यदि मैं स्कूली एजुकेशन की बात करूं तो 10वीं के बाद स्टूडेंट्स के मन में डाउट रहता है कि मैं कौन से सब्जेक्ट लूं या फिर 12वीं के बाद मैं क्या करूं, मतलब क्या कोर्स करूं कॉलेज में। तो उन बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 10वीं तक आते आते, 9वीं 10वीं तक आते आते आप ये डिसाइड कर लेते हैं कि आपको बनना क्या है। तो देश में अगर आप देखेंगे, ध्यान देंगे, आप 10वीं 11वीं में आते हैं तो डॉक्टर और इंजीनियर दो ही चीज़ें होती है, बट ऐसा नहीं है। अभी एक जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो अभी लागू हो रही है, होने वाली है, तो उसमें आप देखेंगे कि एक विद्यार्थी जिसने जो गणित में पढ़ाई कर रहा है, वो साथ में जीव विज्ञान भी पढ़ सकता है या दूसरे विषय भी ले सकता है, वो अर्थशास्त्र भी पढ़ सकता है ना। और कॉलेज में जाने के बाद अगर उसने फर्स्ट ईयर किया तो उसको डिप्लोमा, सर्टिफिकेट और तीन साल किया तो डिग्री, इस तरीके से उसको अलग अलग स्तर पे मार्कशीट दिया जाएगा, प्रमाण पत्र दिया जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ें हैं जो आज पॉसिबल है, जो पहले पॉसिबल ये चीज़ें नहीं थी कि एक विद्यार्थी वो चाहे तो, क्योंकि आज क्या है, जो भी एग्ज़ाम अवेलेबल है उसमें आपको बोला जाएगा कि आप गणित आपको होना चाहिए एक विषय, या फिर एक विषय फिजिक्स होना चाहिए, इस तरीके से डिवाइडेड है। तो आप चूज़ करिए कि 10वीं के बाद आप क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, या आपका इंटरेस्ट किस में है। आपका हिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो आप हिस्ट्री को आप एज एक सब्जेक्ट ले लीजिए। फिर बाद में जब आप तैयारी करेंगे, यूपीएससी की तैयारी आप करते हैं, तो आपको वो बेनिफिट मिलेगा। अगर आप यूपीएससी में जाना चाहते हैं तो आपको इकोनॉमी में इंटरेस्ट है तो आप इकोनॉमिक्स लीजिए,
है ना। आपको पॉलिटी में इंटरेस्ट है तो आप पॉलिटी भी चूज़ कर सकते हैं। मतलब आज ये चीज़ें आपको उपलब्ध हैं, तो ये आपके फ़ायदे के लिए है। सर यदि हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के सिलेबस की बात करें तो इसमें मैथ्स से लेके संविधान, इकोनॉमी, साथ ही लैंग्वेज के भी सब्जेक्ट होते हैं। सर क्या कितना यूज़फुल होता है जब इस सब्जेक्ट्स को हम पढ़ते हैं तो एज अ अधिकारी या फिर एज अ नागरिक? देखिए, जो आपने स्कूल में पढ़ा है ना, वो केवल शिक्षक की नौकरी को छोड़कर बाकी जगह यूज़ नहीं होता कि आप जो है केमिस्ट्री में आपने क्या पढ़ लिया या जियोलॉजी में क्या कर लिया और आप फील्ड में आपको वो करना है ना। अगर आप शिक्षक हैं तो आपको बच्चों को पढ़ाना है, तो आपको जो आपने पढ़ा है वही पढ़ाना है। लेकिन आपने जो स्कूलों में पढ़ा या जो आपने मेहनत किया, तैयारी किया, उससे आपका एक जो स्तर है या आपकी जो एक योग्यता है वो बनती है, और वो योग्यता आपको आपके बाकी के जीवन में सहायक होती है। तो आप देखेंगे कि जो आपने साइंस की, जैसे आप बात करें कि साइंस आपने पढ़ा या फिर पॉलिटी पढ़ा, वो आपने उससे जो आपने ज्ञान प्राप्त किया उसको आप अपने जीवन में यूज़ कर सकते हैं। साइंस की चीज़ें, जैसे आपने पढ़ा कि बीमारियां फैलती हैं, मलेरिया फैलता है या फिर क्यों फैलता है, तो मच्छरों से होता है, तो आप सतर्क रहेंगे कि भाई आपने पढ़ाई की है तो आप, है ना, या फिर वैक्सीनेशन होना चाहिए, है ना। ये तो एक जो अवेयरनेस आती है, एक जो कॉमन सेंस डेवलप होता है, वो आपके व्यक्तिगत जीवन में उसका बहुत फ़र्क पड़ता है ना। बाकी एक जो योग्यता जो आपके अंदर आती है, उससे आप कोई नौकरी में आप कॉम्पीट कर सकते हैं और उसको क्रैक करके आप नौकरी कर सकते हैं, है ना। जितना आप अच्छा पढ़ाई करेंगे, जितना आप अच्छा मेहनत करेंगे, उतना ही अच्छे पद पर आप जाएंगे। सर आपने जॉब के साथ साथ इस एग्ज़ाम की तैयारी की, साथ में अभी चूँकि जॉब में भी हैं लेकिन बिज़ी शेड्यूल होता है, तो एनर्जी कहाँ से लाते हैं सर? देखिए, यही है कि आपको हमेशा मोटिवेटेड रहना है। और चूंकि आप, जैसा कि मैं यूनिट कमांडर हूँ, मेरे नीचे जो है बहुत से लोग होते हैं जिनके वेलफेयर का, जिनके छुट्टी का, जिनके नौकरी का, वो सारी व्यवस्था हमको देखनी पड़ती है। एज अ सुपरवाइजरी ऑफिसर ये सारी चीज़ें हमको करनी पड़ती है। तो हमको अपना माइंडसेट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रखना है, अपने आप को बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड रखना है। तो इन चीज़ों के लिए आपको एनर्जी बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आपने जो है पॉजिटिविटी आपके अंदर रखी हुई है, आप ये मानते हैं कि अगर मैं अच्छा काम करूँगा तो मुझे अच्छे फल प्राप्त होंगे, अगर मैं बुरा काम करूँगा तो मुझे बुरे फल प्राप्त होंगे, तो ये एक अपने आप में एक पॉजिटिविटी जो है, सकारात्मकता है, वो काफ़ी आपको मोटिवेट करती है। और वो आप अच्छा काम ही करते, अच्छा काम करने के लिए प्रेरित होंगे। और साथ में जब आप अच्छा काम करेंगे तो लोगों का प्यार मिलेगा, और वो फिर आपको मोटिवेट करेगा कि मैं और अच्छा काम करूं ताकि और लोगों को के साथ जोड़ सकूं। जैसा कि मैंने जो बताया आपको कि नौकरी के दौरान ही मैं कभी भी किसी भी स्कूल में चले जाऊंगा या फिर बच्चों से मिलूंगा, बातें करूंगा या उनको कभी पढ़ाऊंगा, मोटिवेट करूंगा। यूनिफॉर्म में, अगर बच्चे यूनिफॉर्म में देखते हैं तो काफ़ी अट्रैक्ट होते हैं। तो जो अच्छी चीज़ें हैं उससे फिर मैं मोटिवेट हो जाता हूँ कि देखिए इस तरीके से लोगों से मिला और इन्होंने जो है इस तरीके से, तो ये सारी चीज़ें हैं जो मोटिवेट करती है। और दूसरा ये कि जो हमारा बस्तर क्षेत्र है ना, जो मैं स्पेशली यहाँ कहना चाहूँगा कि आप देखेंगे कि नेचुरली या प्राकृतिक रूप से इतना सुंदर है, और लोग इतने सिंपल हैं, इतने बढ़िया हैं, और ऐसे लोग मुझे कहीं नहीं मिले, है ना, इतना। और जो भी बाहर के लोग यहाँ आते हैं उनको यहाँ के लोगों से जो है अटैचमेंट हो जाता है। बहुत से लोग यहाँ पर जो है काफ़ी खुशी रहते हैं यहाँ पर। तो ये भी एक है कि भाई मेरा जो क्षेत्र है वो काफ़ी इस तरीके का है ना। तो ये भी एक तरीके से मोटिवेशन ही है कि लोग घूमने के लिए बहुत जगह जाते हैं, बट हमारे बस्तर में इतना प्राकृतिक रूप से इतना जो है रिच है, एक तरीके से रिच ही माना जाएगा। और बाकी जो खनिज संसाधन है वो तो है ही, है ना। तो ये भी एक मोटिवेशन भी है कि ये सारी चीज़ें हैं, और इसको और अच्छा हम लोग कर सकते हैं, है ना, और बेहतर कर सकते हैं, लोगों को और आगे ले जा सकते हैं। तो ये भी एक मोटिवेशन देता है। चूँकि सर आप नारायणपुर से हैं, नारायणपुर में काफ़ी एरिया अबूझमाड़ भी कहा जाता है, जिसे कहा जाता है कि बूझा नहीं गया अब तक, अनसर्वेड एरिया है। यहाँ पे एक संस्था है रामकृष्ण मिशन आश्रम, जो यहाँ के स्वास्थ्य हो गई और एजुकेशन पे काफ़ी काम कर रही है। और CGPSC में जो अधिकारी सेलेक्ट होते हैं तो यहाँ पे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होती है, छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी निमोरा, वहाँ के भी स्टूडेंट को एजुकेशन टूर में यहाँ पे लाया जाता है। आप खुद भी यहाँ पे एज अ टीचर रहे हैं, तो इसके बारे में थोड़ा बताएंगे। देखिए, रामकृष्ण मिशन का जैसा कि आप जानते हैं ध्येय वाक्य है मानव सेवा, और मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि मैं कुछ समय के लिए ही सही, लेकिन कुछ समय के लिए मैं रामकृष्ण मिशन से जुड़ा रहा। और
विवेकानंद विद्यापीठ में एज अ शिक्षक के तौर पर काम किया। तो मैंने देखा कि ये बच्चे जो है अबूझमाड़ से भी आकर इनके अंदर काफ़ी पोटेंशियल है, काफ़ी इनके अंदर क्षमता है और ये अगर मेहनत करें तो काफ़ी आगे जा सकते हैं। तो मैंने व्यक्तिगत तौर पर कुछ बच्चों को, और आज भी मैं उनके संपर्क में हूँ, ऐसा नहीं कि मैं वहाँ से निकल गया, मुझे 10 साल 12 साल हो गए निकले हुए, बट फिर भी मैं एज अ शिक्षक के तौर पर जब मैं था और अभी भी एज अ शिक्षक के तौर पर ही मैं उनसे बातें करता हूँ, मिलता हूँ और उनको मोटिवेट करता हूँ। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरा जो एक स्टूडेंट है लक्ष्मण सिंह पोटाई, जो आप जानते हैं, वो डीएसपी के रूप में चयनित हुआ और अभी सेवा अपनी दे रहा है। तो अबूझमाड़ से भी अधिकारी निकल रहे हैं, अबूझमाड़ से भी के बच्चे भी जो है आज सीजीपीएससी हो या फिर मेडिकल का एग्ज़ाम हो या बहुत सारी चीज़ें हैं। अब आप मलखम में देख लीजिए, बहुत अच्छा प्रदर्शन। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि हमारे अबूझमाड़ क्षेत्र, वहाँ के बच्चे भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और जिससे इस क्षेत्र का नाम रोशन हो रहा है। तो मेरे लिए अबूझ नहीं है वो, क्योंकि मैं वहाँ के बच्चों से जुड़ा रहा। मैंने अबूझमाड़ में भी कई बार दौरा किया, लोगों से मिला और मैंने पाया कि लोग जो है वहाँ से भी काफ़ी लोग मेहनत कर रहे हैं, आश्रम के बच्चे काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। तो वो भी एक मोटिवेशन है आपके लिए कि हम जो है ऐसे लोगों की सेवा कर रहे हैं या ऐसे लोगों से हमारे संपर्क है एज अ शिक्षक के रूप में हम इन बच्चों के साथ। और आप देखेंगे कि आपको जैसा कि मैं 2 साल के करीब शिक्षक, 2 ढाई साल के लिए मैं शिक्षक के तौर पर कहा, तो बच्चों का जो स्नेह है वो काफ़ी मिला या उनसे जो सम्मान है वो काफ़ी मिला। तो ये एक अटैचमेंट है और वो मैं अभी भी बना के रखा हुआ हूँ कि मुझे आश्रम के बच्चों के लिए या उनको मोटिवेट करना है या उनके लिए जो है जो भी हेल्प जब भी आप कर सकते हैं वो आप कर सकते हैं। सर, आप तो खुद अधिकारी बने, लेकिन कैसा लगता है जब आपके स्टूडेंट्स भी अधिकारी बने? जैसे आपने लक्ष्मण सिंह पोटाई की बात की, जो अभी एज अ डीएसपी पोस्टेड हैं, और भी बहुत सारे अधिकारी निकले हैं आश्रम से। कैसा महसूस होता है सर? मुझे याद है कि मैंने लक्ष्मण को, जब वो डीएसपी नहीं बना था, यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, तब मैंने उसको मतलब एक दिन मिला मैंने और कहा कि भाई तुम सीजीपीएससी भी दो, मुझे लगता है कि तुम्हें देना चाहिए, एक बार तैयारी करो और एक बार दो, मुझे लगता है कि तुम निकाल लोगे। तो वो इस चीज़ के लिए राज़ी हुआ कि हाँ ठीक है सर, मैं देता हूँ इस बार और तैयारी करता हूँ। और बहुत जल्दी ही उसने निकाल लिया, है ना। पहले वो सहकारिता निरीक्षक के तौर पर था, नारायणपुर में ही पोस्टिंग थी। उसके बाद अगले बार उस डीएसपी के रूप में चयनित हो गया। तो उसने जब इंटरव्यू दिया, उससे पूछा गया कि भाई आपको किन लोगों ने मोटिवेट किया या कुछ, तो उसने मेरा नाम बताया कि मेरे शिक्षक ऋषभ देवांगन ने मुझे जो है काफ़ी हेल्प किया या मुझे मोटिवेट किया, मुझे गाइड किया। तब मैंने अपना जो नाम, जो मैंने न्यूज़पेपर में देखा, तब मुझे वास्तविक जो वो संतुष्टि है जो आप कहीं और से ख़रीद कर नहीं ला सकते, जो आप मार्केट में अवेलेबल नहीं है, और जो मतलब इस तरीके से जो आपको प्राप्त होता है, वो आपका सबसे बड़ा धन है। तो एक शिक्षक और एक शिष्य के का जो रिश्ता होता है और उससे जो फिर आप सम्मान प्राप्त करते हैं, वो अतुलनीय है, मतलब उसका कोई मोल नहीं है, अनमोल है वो। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि वो चयनित हुआ और काफ़ी मेरे संपर्क में भी रहा और मेंस में, इंटरव्यू में काफ़ी हमने जो है काफ़ी डिस्कस किया। मैंने अपने भाइयों से भी उसको बात करवाया और काफ़ी उसका मतलब आज अच्छे पद पर है और वो काफ़ी दूसरे लोगों के लिए मोटिवेटिंग है। सर, आपने इंटरव्यू की बात की, आपका इंटरव्यू का अनुभव अब तक कैसा रहा? किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं? ये क्वेश्चन हमेशा स्टूडेंट के मन में होता है। देखिए, ये बहुत ही मतलब एक मान के चलिए कि हर एक इंटरव्यू में आपको आपके बारे में पूछा जाएगा, है ना। वो आपके ज्ञान का टेस्ट नहीं होता। ज्ञान का टेस्ट आपके प्रारंभिक परीक्षा में या फिर आपके मुख्य परीक्षा में हो जाता है, पर जो इंटरव्यू होता है वो आपके व्यक्तित्व की परीक्षा होती है कि आपका सोच कैसा है, आप क्या सोचते हैं, आपका समाज के प्रति क्या आप सोचते हैं, व्यक्तिगत आपके रिलेशन दूसरों के साथ कैसे हैं, आपके व्यक्तिगत क्या गुण है, क्या कमी है आपकी, क्या जिस पद के लिए इंटरव्यू आयोजित किया जा रहा है आप उसके लायक हैं या नहीं है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि मेरे साथ, मैंने जब यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया तो मुझे बहुत नारायणपुर क्षेत्र के बारे में ही मुझे पूछा गया, बस्तर रीजन के बारे में पूछा गया, नक्सलवाद के बारे में पूछा गया, महिला सशक्तिकरण है, इन चीज़ों के बारे में पूछा गया। बहुत से सिंपल क्वेश्चन पूछे गए कि आप कैसे चेंज करेंगे, आपको क्या लगता है ये समस्या किस प्रकार से है। तो इंटरव्यू जो बोर्ड होता है वो सिर्फ आपके व्यक्तित्व का परीक्षण करती है कि
कि आप उस पद के लायक हैं या नहीं हैं। तो निश्चित तौर पर चूँकि आप इतनी तैयारी करते हैं, चूँकि आपका मानना है कि एक पॉजिटिविटी होती है, सकारात्मक रूप से आप तैयारी करते हुए आप वहाँ तक पहुँचते हैं, तो वो आपको काफ़ी फ़ायदा होता है। आपके अंदर धैर्य है जो कि एक अधिकारी में होनी चाहिए। आप जो है डिसीजन आपका अच्छा है, काफ़ी आप दृढ़ निश्चय है, मेहनत आप करते ही हैं, मेहनत आपने किया है, आपके पास काफ़ी इन्फॉर्मेशन है, आपके पास ज्ञान है जिसका आप उपयोग कर सकते हैं देश को आगे बढ़ाने में, तो निश्चित रूप से आपका चयन होगा। बाकी इंटरव्यू में आपको खुद के बायोडाटा की तैयारी करनी चाहिए, अपने क्षेत्र की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि ज्ञान का इंटरव्यू तो हो चुका, ज्ञान का जो टेस्ट है वो तो हो चुका है। तो आपको अपने आसपास की चीज़ों, अपने स्कूल कॉलेज, अपने सब्जेक्ट्स जिसमें आपने पढ़ाई किया, इस पर आपको तैयारी करनी चाहिए। और अगर आपके पास समय है तो आप करंट अफेयर्स को आप निश्चित तौर पर आप तैयारी करें। करंट अफेयर्स, बायोडाटा, ये एक इंटरव्यू का मुख्य हिस्सा होता है। बस्तर संभाग और नारायणपुर के बहुत सारे स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे होंगे। जब अपने बीच का कोई लड़का जब अधिकारी बनता है तो एक जुड़ाव महसूस होता है, लोगों को लगता है कि जब ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो आप सर अंत में क्या मैसेज देना चाहेंगे सभी स्टूडेंट को? देखिए, मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि आप मेहनत कीजिए, और सरकारी स्कूल से पढ़े हो या फिर आप सरकारी कॉलेज से पढ़े हो, या फिर आपका रूरल बैकग्राउंड हो, या फिर आप बहुत कमज़ोर मतलब बैकग्राउंड से आते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। निश्चित तौर पर आप मान के चलिए कि अगर आप देखेंगे कि इतने पिछड़े क्षेत्र से भी कोई बंदा अगर निकल कर अच्छे पद पर है, तो आप उससे कहीं और ज़्यादा कर सकते हैं, कहीं और ज़्यादा आप आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि हमारे क्षेत्र के लोग, हमारे क्षेत्र के विद्यार्थी जो इतने ब्रिलियंट है, हर क्षेत्र में नाम कमा रहे हैं, मैं चाहूँगा कि वो अच्छे से तैयारी करें, मेहनत करें, जिस पद को भी वो प्राप्त करना चाहते हैं वो करें। और किसी प्रकार की सहायता अगर हमसे कोई मार्गदर्शन अगर हमसे कोई लेना चाहेगा तो वो कभी भी ले सकता है। धन्यवाद सर, अपने बिजी शेड्यूल में समय देने के लिए बस्तर वार्ता टीम को धन्यवाद। ये थे ऋषभ देवांगन सर, असिस्टेंट कमांडेंट CISF में पोस्टेड हैं। सर छोटे से रूरल बैकग्राउंड से आते हैं और इन्होंने टीचर की भी जॉब की, SSC भी क्रैक किया, UPSC भी क्रैक किया, CGPSC में भी मेंस वगैरह लिखा है, CG व्यापम में भी सेलेक्ट हुए। तो मल्टी टैलेंटेड सर से हमने आज बस्तर वार्ता में बातचीत की। मुझे लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। कुछ और सवाल जो पूछने चाहिए, क्योंकि आगामी समय में आपको बहुत सारे अधिकारियों के इंटरव्यू इस चैनल में देखने को मिलेंगे, तो कुछ सवाल अगर आपके हों तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको हमारे इंटरव्यू पसंद आते हों तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे साथ कैमरामैन के रूप में सूरज पाठक जी थे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद।